नमस्कार। आज की बातचीत एक ऐसे आइडिया से शुरू करते हैं जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे बहुत से फैसले उन्हें चुपके से कोई और दिशा दे रहा है और हमें मतलब अक्सर पता भी नहीं चलता। ये कोई हवाई बात नहीं है। ये चर्चा डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के एक बड़े गहरे विश्लेषण पर आधारित है जो उन्होंने डिसीजन मेकिंग के साइंस पर किया है। हाँ, और जब आप आंकड़ों को देखते हैं ना तो बात थोड़ी गंभीर लगती है। जरा सोचिए, दुनिया भर में 3.2 अरब मतलब 320 करोड़ से ज्यादा लोग वो सिर्फ व्हाट्सएप पर मिली जानकारी के आधार पर जिंदगी के अहम फैसले ले रहे हैं। बाप रे, 3.2 अरब। हाँ, और चिंता की बात ये है कि इसमें से जो शेयर हो रहा है ना, उसका करीब 25% मतलब 1/4 हिस्सा वो पूरी तरह से गलत है, फेक है। 1/4? बिल्कुल। और इसका निचोड़ मतलब बात यह है कि हम शायद उतने तार्किक या रैशनल नहीं हैं जितना हम खुद को समझते हैं। सही बात है। और ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है। मेडिसिन, लॉ, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इन फील्ड्स के जो अनुभवी प्रोफेशनल्स हैं वो भी उन्हीं मानसिक जालों में, उन्हीं कॉग्निटिव बायस में फंस जाते हैं। बिल्कुल, ये वही जाले हैं जिन्होंने, अगर हम पुरानी कहानियों में जाएं, तो महाभारत के महान योद्धा द्रोणाचार्य जैसे पात्रों को भी मतलब भ्रम में डाल दिया था। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही है कि समझें कि ये जो अदृश्य असर है, ये मैनिपुलेशन, ये काम कैसे करता है, क्या तरीके हैं इसके, और सबसे जरूरी, हम खुद को इससे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि एक तरह से अपने सोचने के तरीके को, अपने मेंटल डिफेंस को मजबूत करना है। तो चलिए इस गुत्थी को खोलते हैं, गहराई से समझते हैं उन तरीकों को जिनसे हमारी सोच को अक्सर हमारी जानकारी के बिना ही एक खास दिशा दी जा रही है। शुरुआत एक बहुत पुरानी कहानी से करते हैं, पंचतंत्र की, लेकिन आज भी वो उतनी ही रेलेवेंट है। सोचिए, एक आदमी है, बड़ा खुश है, बाजार से एक शानदार एकदम हेल्दी बछड़ा खरीद कर लाया है। घर जा रहा है, रास्ते में एक अजनबी मिला। कहता है, अरे भाई, ये बकरी कहाँ ले जा रहे हो? वो बेचारा चौंक गया, नहीं, ये तो बछड़ा है। अच्छा। थोड़ा आगे गया, दूसरा अजनबी मिला, उसने भी वही कहा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब जब चौथे ने भी यही कहा तो उस आदमी का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिल गया, डगमगा गया होगा। हाँ, उसे पक्का यकीन हो गया कि यार मुझसे ही कोई गलती हुई है, शायद मैंने नशे में या पता नहीं कैसे बछड़े को बकरी समझ लिया। और नतीजा, उसने अपना वो कीमती बछड़ा बहुत ही सस्ते में बेच दिया। और किसे बेचा? उन्हीं 4 लोगों के सरदार को जिन्होंने मिलकर ये जाल बुना था। अरे वाह, मतलब ये प्लानिंग थी पूरी। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। डॉक्टर दिव्यकीर्ति इसी पैटर्न को आज के समाज में बहुत बड़े स्केल पर देखते हैं। सोचिए, अगर ऑर्गेनाइज तरीके से मान लीजिए 10,000 लोग रोज 500 व्हाट्सएप मैसेज भेजकर एक ही झूठी बात फैलाएं कि फला चीज खतरनाक है या फला अग्नि भरोसे लायक नहीं है, तो कितनी आसानी से समाज के एक बड़े हिस्से की राय बदली जा सकती है। ये है कोऑर्डिनेटेड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की ताकत। हाँ, ये तो दिखता है आजकल जो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक होते हैं ना, उन पर रोज 10 करोड़ से ज्यादा ऐसा कंटेंट बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर घूम रहा है। ये सिर्फ विचारों का लेन देन नहीं रहा, अब ये विचारों को गढ़ने की, मैन्युफैक्चर करने की इंडस्ट्री बन गई है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि ये सिर्फ बाहरी दबाव या प्रोपेगेंडा का मामला नहीं है। हमारे अपने दिमाग की जो केमिस्ट्री है, जो अंदरूनी काम करने का तरीका है, वो भी इसमें एक बड़ा रोल निभाता है। बिल्कुल सही कहा। इसे हम कह सकते हैं डोपामाइन डिसीजन ट्रैप। कितनी बार होता है कि हम बिना किसी खास वजह के फोन उठा लेते हैं, है ना? सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करने लगते हैं। हाँ, रोज ही होता है। हर लाइक, हर कमेंट, हर नई पोस्ट या नोटिफिकेशन, ये हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल छोड़ता है। हमें एक पल की खुशी, एक किक मिलती है। धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है। हमारा दिमाग उस छोटे से डोपामाइन हिट के लिए तरसने लगता है। और ये लत क्या करती है? ये हमारे ध्यान को भटकाती है। हमारी जो गहरी सोचने समझने की क्षमता है, उसे हाईजैक कर लेती है। हम बस तेजी से इंफॉर्मेशन स्कैन करते हैं, बिना गहराई में जाएं। और यहीं पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डिजाइन काम आता है ना? वो जानते हैं कि ये डोपामाइन लूप कैसे काम करता है, और वो जानबूझकर ऐसे फीचर बनाते हैं जो हमें स्क्रीन से चिपकाए रखें। हाँ, और इसका एक नतीजा होता है इको चेम्बर बनना, मतलब प्रतिध्वनि कक्ष। हम अनजाने में सिर्फ वही खबरें, वही विचार देखने लगते हैं जो हमारी पहले से बनी राय से मेल खाते हैं। एल्गोरिदम हमें वही दिखाता है जो हमें पसंद है। हाँ, और धीरे धीरे हम उन आवाजों से बिल्कुल कट जाते हैं जो हमसे अलग सोचते हैं।
एक स्टडी थी, उसमें पाया कि अमेरिका में 54% लातिनो एडल्ट्स खबरों के लिए व्हाट्सएप पर निर्भर हैं और उनमें से 12% के लिए तो वो प्राइमरी सोर्स है, पहला सोर्स। सोचिए जरा, अगर उस सोर्स में ही मिलावट हो तो फैसलों का क्या होगा? बिल्कुल। और ये इको चेम्बर फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर और भी मजबूत हो जाता है। लोग अपने जैसे सोचने वालों के ग्रुप्स में बंट जाते हैं और जो विरोधी विचार हैं उन्हें या तो शक से देखा जाता है या सिरे से खारिज कर दिया जाता है। ये तो बिल्कुल वही महाभारत वरी द्रोणाचार्य की स्थिति हो गई। एग्जैक्टली। उन्हें खबर मिली अश्वत्थामा हतोहता, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन जो जरूरी हिस्सा था, नरोवा कुंजरोवा, आदमी या हाथी, वो या तो शोर में दब गया या जानबूझकर छुपाया गया। वो उन तक ठीक से पहुंचा ही नहीं। उन्होंने अधूरी जानकारी पर भरोसा किया और उसका नतीजा कितना विनाशकारी हुआ हम सब जानते हैं। आज हम भी सोशल मीडिया की तेज रफ्तार और डोपामाइन की धुन में अक्सर अधूरी या एक तरफा जानकारी के आधार पर रिश्ते, करियर, यहाँ तक कि अपनी हेल्थ के बारे में भी बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस अदृश्य जाल से, इस मानसिक धुंध से बाहर कैसे निकलें? क्या कोई तरीका है? डॉक्टर दिव्य कीर्ति एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक फ्रेमवर्क सुझाते हैं जिसमें 4 मजबूत पिलर्स हैं, स्तंभ हैं। पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ है तटस्थता, न्यूट्रलिटी। तटस्थता यानी किसी भी मुद्दे पर कोई भी राय बनाने से पहले जानबूझकर एक न्यूट्रल, एक निष्पक्ष पोजीशन बनाए रखना। सुनने में आसान लगता है पर है बहुत मुश्किल। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल सलाह नहीं है, इसके पीछे ठोस न्यूरोसाइंस है। हाँ। हमारा दिमाग है ना, वो नेचुरली पैटर्न ढूंढता है और जल्दी नतीजे पर पहुंचना चाहता है। हाँ। जैसे ही हम किसी चीज के फेवर या अगेंस्ट में थोड़ी सी भी राय बना लेते हैं, हमारा दिमाग कंफर्मेशन बायस का शिकार हो जाता है, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। हाँ। फिर हम अनजाने में सिर्फ वही सबूत, वही तर्क ढूंढने लगते हैं जो हमारी बनी हुई राय को सही साबित करें। और जो खिलाफ जाता है उसे इग्नोर कर देते हैं। और ज्यादातर मुस्लिम छात्र इसके विरोध में। कॉमन सेंस की बात है। लेकिन जब उन्होंने छात्रों से पूछा तब पता चला कि दोनों ही तरफ के लगभग किसी भी छात्र ने कर्नाटक हाईकोर्ट का वो 128 पन्ने का डिटेल्ड फैसला पढ़ा ही नहीं था जिसके ऊपर इतनी बहस चल रही थी। अच्छा, बिना पढ़े ही? हाँ, लोगों ने पहले से एक साइड चुन ली थे अपनी फीलिंग्स और अपने ग्रुप की राय के आधार पर, और फिर उस फैसले को जस्टिफाई करने के लिए तर्क बना रहे थे। हम यहाँ मुद्दे के सही गलत पर नहीं जा रहे, बल्कि उस डिसीजन प्रोसेस पर फोकस कर रहे हैं जो बिना पूरी जानकारी के हो रहा था। काफी और अलग अलग तरह की जानकारी इकट्ठा करना, ये सिर्फ अच्छी सलाह नहीं है, ये तो न्याय का भी एक बुनियादी सिद्धांत है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के मशहूर मेनका गांधी केस में ऑडी अल्टरम पार्टियम का सिद्धांत स्थापित किया था। जिसका मतलब है दूसरे पक्ष को भी सुनो। कोई भी फैसला तब तक सही नहीं माना जा सकता जब तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और समझी ना गई हों। और ये कानूनी सिद्धांत हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर भी उतना ही लागू होता है। कॉग्निटिव साइंस की रिसर्च भी यही दिखाती है कि किसी फैसले की क्वालिटी का सबसे मजबूत प्रेडिक्टर ये है कि फैसला लेने वाले ने कितनी अच्छी तरह और कितने अलग अलग सोर्स से जानकारी इकट्ठा की है। हाँ, जानकारी की कमी या एक तरफा जानकारी वो लगभग हमेशा ही गलत फैसलों की तरफ ले जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर दिव्य कीर्ति इसका एक बहुत ही इमोशनल और पावरफुल उदाहरण देते हैं। एक बच्चा है, वो अपने पिता से बहुत नाराज है क्योंकि पिता ने उसे स्कूल की पिकनिक पर जाने से मना कर दिया। बच्चे को लगता है कि मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मेरी खुशियों की परवाह नहीं करते। वो गुस्से में है, शायद रो रहा है। लेकिन फिर उसे कहानी का दूसरा पहलू पता चलता है। क्या? बच्चे को दिल की एक सीरियस बीमारी है जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता, और पिकनिक की भाग दौड़ उसके लिए जानलेवा हो सकती थी। पिता ने उसे डांटकर या बिना कारण बताए मना किया क्योंकि वो बच्चे को डराना नहीं चाहते थे, लेकिन उनका इरादा उसे बचाना था। जैसे ही बच्चे को ये पूरी जानकारी मिलती है, उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है और पिता के लिए इज्जत और प्यार कई गुना बढ़ जाता है। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे कितने रिश्तों में, कितनी बहसों में, कितने फैसलों में हम ऐसी ही अधूरी जानकारी के शिकार होते होंगे। बिल्कुल। हम सिर्फ कहानी का अपना पक्ष देखते हैं और सामने वाले को गलत मान लेते हैं। तो तटस्थ रहना और फिर जानकारी इकट्ठा करना, ये पहले 2 कदम हो गए। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर। जानकारी इकट्ठा करने के बाद भी हमारा दिमाग कई तरह की गलतियां कर सकता है ना? तो तीसरा स्तंभ है इन आम मानसिक गलतियों या भ्रांतियों को पहचानना और उनसे बचना, एक तरह का मेंटल फायरवॉल। मेंटल फायरवॉल, हाँ। इसमें पहली बड़ी और आम गलती है जिसे डॉक्टर दिव्य कीर्ति आनुपातिकता त्रुटि कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी एरर।
इसका मतलब है छोटी सी शायद गैर जरूरी बात से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक नतीजा निकाल लेना। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? हाँ, डॉक्टर दिव्य कीर्ति अपने कॉलेज के दिनों का एक मजेदार उदाहरण देते हैं। वो एक कोएड स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे। वहां कुछ लड़के ऐसे थे कि अगर किसी लड़की ने उनसे सिर्फ पेन मांग लिया ना, हाँ, वो मन ही मन ये नतीजा निकाल लेते थे कि लड़की उनसे शादी करना चाहती है। क्या बात कर रहे हैं, पेन मांगने से? हाँ, ये सुनने में शायद हंसी आए, लेकिन हम सब ऐसी गलतियां करते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, हाँ सुना है। जो चीज या घटना हमारे दिमाग में आसानी से आ जाती है, जो ताजा होती है या जो इमोशनली ज्यादा असर डालती है, हम उसे जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं, भले ही वो स्टैटिस्टिकली बहुत रेयर हो। जैसे प्लेन क्रैश की खबर देखकर हमें हवाई यात्रा बहुत खतरनाक लगने लगती है, जबकि सड़क पर एक्सीडेंट में मरने के चांस कई ज्यादा होते हैं। सही बात है, छोटी सी घटना को देखकर बहुत बड़ा मतलब निकाल लेना। यह है आनुपातिकता की गलती। इसी से जुड़ी एक और खतरनाक मानसिक गलती है अवैध सामान्यीकरण, इलिसिट जनरलाइजेशन। ये तब होता है जब हम किसी ग्रुप के एक या कुछ मेंबर के साथ हुए अनुभव के आधार पर पूरे ग्रुप के बारे में एक पक्की राय बना लेते हैं। मान लीजिए किसी का बिहार के रहने वाले किसी एक व्यक्ति के साथ कोई बहुत बुरा अनुभव हुआ, शायद किसी ने धोखा दिया या बुरा बर्ताव किया। अब अगर वो व्यक्ति इस एक अनुभव के आधार पर ये मान ले कि बिहार के सभी 10.4 करोड़ लोग धोखेबाज या बुरे होते हैं, तो ये अवैध सामान्यीकरण है। और इसके नतीजे सिर्फ पर्सनल राय तक नहीं रहते, ये समाज में गहरे भेदभाव, सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन और जैसे हायरिंग वगैरह में बहुत खराब फैसलों का कारण बनता है। बिल्कुल, कंपनियां किसी एक कम्युनिटी के आदमी के साथ हुए नेगेटिव एक्सपीरियंस के आधार पर उस पूरी कम्युनिटी के लायक कैंडिडेट्स को नजरअंदाज कर सकती हैं। हम अनजाने में लोगों को उनकी पर्सनल काबिलियत के बजाय उनके ग्रुप की एक बनी बनाई इमेज के आधार पर जज करने लगते हैं। हाँ, ये एक दो उदाहरणों से पूरे जंगल का अंदाजा लगाने जैसा है, जो अक्सर गलत होता है। इन गलतियों के अलावा एक और बहुत आम तरीका है जिससे हमारी सोच लिमिटेड हो जाती है, खासकर जब मामले कॉम्प्लेक्स हों। बिल्कुल, इसे कहते हैं द्विआधारी सोच, बाइनरी थिंकिंग। यानी चीजों को सिर्फ दो एक्सट्रीम्स में देखना, या तो कुछ पूरी तरह सही है या पूरी तरह गलत। कोई आदमी या तो अच्छा है या बुरा, कोई सिचुएशन या तो सक्सेस है या फेलियर। हाँ, दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में बांट देना। बिल्कुल, लेकिन असल जिंदगी शायद ही कभी ऐसी होती है। महान कथाकार प्रेमचंद के उपन्यासों के कैरेक्टर्स को याद कीजिए, उनमें कोई भी कैरेक्टर 100% अच्छा या 100% बुरा नहीं होता। सही कहा। किसी में अच्छाई का परसेंटेज ज्यादा होता है, बुराई का कम, जैसे 65% अच्छा, 35% बुरा। तो किसी में उल्टा। असली लोग, असली सिचुएशंस, असली समाधान वो अक्सर इन दो एक्सट्रीम्स के बीच कहीं होते हैं, एक स्पेक्ट्रम पर। और ये बाइनरी थिंकिंग हमें उस कॉम्प्लेक्सिटी, उस बारीकी को समझने से रोकती है जो बेहतर फैसले लेने के लिए जरूरी है। और ये हमें चौथे और आखिरी स्तंभ तक ले जाता है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। ये शायद सबसे मुश्किल है, लेकिन महान दिमागों को औसत से यही चीज अलग करती है। नए सबूत, नए तर्क मिलने पर अपनी पुरानी राय, अपने पुराने विश्वासों को बदलने का साहस और इच्छा शक्ति रखना। हाँ, इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। महान दार्शनिक थे इमैनुएल कांट। उन्होंने अपने समय के दो बड़े दर्शन, रैशनलिज्म और एम्पिरिज्म, दोनों की कमियों को पहचाना और उन्हें खारिज करके अपनी बिल्कुल नई क्रिटिकल फिलॉसफी बनाई। एक और दार्शनिक थे लुडविग विटगेन्स्टाइन। उन्होंने पहले एक बहुत इन्फ्लुएंशियल किताब लिखी, लेकिन बाद के सालों में उन्हें लगा कि उसमें लिखी बातें मतलब फंडामेंटली गलत थीं। अच्छा। उन्होंने पब्लिकली उसे लगभग बकवास कहा और फिर एक पूरी तरह से अलग नया लिंग्विस्टिक सिद्धांत डेवलप किया। ये इंटेलेक्चुअल ईमानदारी और फ्लेक्सिबिलिटी का कमाल का उदाहरण है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप काम करता है। हमें डर लगता है कि अगर हमने अपनी राय बदली तो लोग क्या सोचेंगे। कहीं लोग हमें कमजोर या अस्थिर या हिपोक्रेट ना समझ लें। हाँ, और हमारा ईगो भी आड़े आता है। हमने अपनी पुरानी राय में इतना इन्वेस्ट कर दिया होता है इमोशनली, सोशली, कि उसे छोड़ना मुश्किल लगता है, भले ही हमें पता हो कि वो गलत है। लेकिन रिसर्च साफ दिखाती है कि विचारों की ये जो कठोरता है, ये रिजिडिटी, ये बदलने से इनकार करना, ये लंबे समय में खराब फैसलों के सबसे मजबूत प्रेडिक्टर्स में से एक है।
अगर हम इसे दिमाग के काम करने के तरीके से जोड़ें तो न्यूरोसाइंस हमें कुछ और दिलचस्प बातें बताता है। जैसा कि नोबेल प्राइज विनर डैनियल कानेमन ने बताया, हमारा ब्रेन मोटे तौर पर 2 अलग-अलग सिस्टम या मोड में काम करता है। सिस्टम 1 और सिस्टम 2? हाँ, सिस्टम 1 तेज है, ऑटोमेटिक है, इंट्यूटिव है और बहुत ज्यादा इमोशनल है। ये हमारी पहली गट फीलिंग होती है। सिस्टम 2 धीमा है, जानबूझकर किया जाने वाला है, इसमें एफर्ट लगता है और ये ज्यादा एनालिटिकल और लॉजिकल है। और ज्यादातर समय हम सिस्टम 1 पर ही चल रहे होते हैं क्योंकि वो आसान है, कम एनर्जी लगती है। बिल्कुल, और यहीं पर एक आम धारणा टूटती है। हमें अक्सर लगता है कि अच्छे फैसले लेने के लिए इमोशंस को पूरी तरह दबा देना चाहिए, सिर्फ ठंडे लॉजिक से सोचना चाहिए। हाँ, यही लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। भावनाएं अच्छे निर्णयों की दुश्मन नहीं है, बल्कि वे अक्सर जरूरी होती हैं। वैज्ञानिक उन लोगों की स्टडी करते हैं जिनके ब्रेन का एक खास हिस्सा वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो इमोशंस को लॉजिक से जोड़ने में मदद करता है, डैमेज हो जाता है। अच्छा, तो क्या होता है उनमें? ऐसे लोगों की लॉजिकल सोचने की क्षमता, मतलब IQ, तो ठीक रहती है, लेकिन वो अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में भयानक फैसले लेने लगते हैं। वो न तो रिस्क का सही अंदाजा लगा पाते हैं, न ही अपने फैसलों के नतीजों को महसूस कर पाते हैं। ओह, तो इमोशन जरूरी हैं। बहुत जरूरी। तो असली कुंजी है इंटीग्रेशन में, संतुलन में। सबसे अच्छे फैसले तब लिए जाते हैं जब हम सिस्टम 1, हमारी भावनाएं, हमारी अंतरात्मा की आवाज, हमारा अनुभव, और सिस्टम 2, हमारा लॉजिक, हमारा एनालिसिस, फैक्ट्स की जांच, दोनों का सही बैलेंस बनाकर इस्तेमाल करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना सिर्फ लॉजिक हमें ठंडे, मशीनी और अक्सर नुकसानदेह फैसलों की तरफ ले जा सकता है, और लॉजिकल एनालिसिस के बिना सिर्फ भावना हमें आवेग में लिए गए बिना सोचे समझे फैसलों और फिर बर्बादी की तरफ धकेल सकती है। चलिए अब वापस आज के डिजिटल युद्ध क्षेत्र पर आते हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और वो जो इन्फॉर्मेशन का समंदर है जिसमें हम रोज तैर रहे हैं, यहाँ मैनिपुलेशन का स्केल और तरीके पहले से कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। हमने डोपामाइन ट्रैप और इको चैम्बर की बात की, लेकिन जमीनी हकीकत और भी चिंताजनक है। कुछ और आंकड़े देखिए जो सिचुएशन की ग्रेविटी दिखाते हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में व्हाट्सएप ग्रुप्स की स्टडी में पाया गया कि उनमें जो सर्कुलेट हो रहा है उसका 25% से ज्यादा कंटेंट मिस इन्फॉर्मेशन या दुष्प्रचार है। 25% से ज्यादा? हाँ, और इसमें अक्सर ऐसी झूठी खबरें होती हैं जिन्हें फैक्ट चेकर्स सालों पहले डिबंक कर चुके होते हैं, लेकिन वो फिर भी घूमती रहती हैं नए नए रूपों में। ये तो बहुत खतरनाक है। और टिकटॉक और डोइंग जैसे जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, उन पे बने इको चैम्बर इतने मजबूत होते हैं कि वो लोगों के मौजूदा विश्वासों को लगातार पक्का करते जाते हैं और किसी भी उल्टी जानकारी को इफेक्टिवली फिल्टर कर देते हैं। एक और रिसर्च थी जिसने लातीनी कम्युनिटी के 1400 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स पर नजर रखी। हाँ, उसमें क्या मिला? उन्होंने पाया कि इन ग्रुप्स के जरिए 3.4 मिलियन यानी 34 लाख स्पेनिश और पुर्तगाली बोलने वाले यूजर्स तक पॉलिटिकल और वॉर से रिलेटेड झूठी और भड़काऊ जानकारी फैलाई गई। 34 लाख लोग। और शायद सबसे परेशान करने वाली बात जो साइंटिफिक स्टडीज में सामने आई है वो है निरंतर प्रभाव, कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस इफेक्ट। निरंतर प्रभाव, ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति तक कोई गलत सूचना पहुंचती है और बाद में उसे सही जानकारी देकर उस गलत सूचना का खंडन भी कर दिया जाता है, हाँ। तब भी वो शुरुआती गलत सूचना उस व्यक्ति की सोच और तर्क को अवचेतन रूप से सबकॉन्शियसली प्रभावित करती रहती है। अरे बाप रे, मतलब सही करने के बाद भी असर रहता है? हाँ, यानी एक बार जहर फैल गया तो उसका असर पूरी तरह खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के फैसलों पर क्या असर पड़ता है? हम इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली कैसे लागू करें? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई करियर बदलने या नई नौकरी चुनने का सोच रहा है। यहाँ बाइनरी थिंकिंग से बचना होगा, यानी सिर्फ सैलरी, सिस्टम 2 का लॉजिक के आधार पर फैसला ना लें, और ना ही सिर्फ अंदर की आवाज या कंपनी का माहौल अच्छा लगता है, सिस्टम 1 की फीलिंग के आधार पर। तो फिर कैसे करें? डॉक्टर दिव्यकीर्ति का सुझाव है कि एक बैलेंस्ड तरीका अपनाएं। पहले सिस्टमैटिकली उस जॉब के सारे प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट करें। काम कैसा है, सीखने को क्या मिलेगा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, सैलरी, कंपनी कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस, सब कुछ। ये आपका सिस्टम 2 का एनालिसिस हो गया। ठीक है। फिर इस पूरी पिक्चर को ध्यान में रखते हुए
अपनी अंतरात्मा की आवाज सिस्टम 1 से पूछें, क्या ये वाकई मेरे लिए सही लग रहा है? दोनों का बैलेंस आपको बेहतर फैसले तक ले जाएगा। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है, चाहे वो रोमांटिक हों, फैमिली के हों, दोस्ती के हों या प्रोफेशनल। डॉक्टर दिव्यकीर्ति की सलाह है, पहले से अपने मन में न बनाएं, पहले आपको सब कुछ जानना होगा। निष्पक्ष और तटस्थ रहें, तभी निर्णय लें। उससे भी पूछें कि क्या उसके पास कोई विकल्प है या नहीं। बिल्कुल, मतलब किसी इंसान या सिचुएशन के बारे में तुरंत कोई पक्की राय बनाने से बचें। ये हुई तटस्थता। हाँ, पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करें, सामने वाले का पक्ष भी समझें। ये हुआ सूचना शस्त्रागार। उनके इरादे या बर्ताव के बारे में तुरंत कोई बड़ा नतीजा ना निकालें। आनुपातिकता त्रुटि से बचें। समझेंगे उनमें अच्छाई और बुराई दोनों हो सकती हैं। द्विआधारी सोच से बचें। और अगर बाद में नई जानकारी मिलती है तो अपनी राय बदलने के लिए तैयार रहें। ये हुआ लचीलापन। और अंत में हम जानकारी कैसे कंज्यूम करते हैं, खासकर महत्वपूर्ण सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों पर। यहाँ इको चेंबर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर दिव्यकीर्ति एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी सुझाते हैं। एक्टिवली विरोधी आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट वाले आर्टिकल या सोर्स ढूंढें। मतलब अगर कोई लेफ्ट लीनिंग है तो राइट लीनिंग सोर्स भी पढ़े, और वाइस वर्सा। हाँ। बिल्कुल। अगर आपकी सोच थोड़ी वामपंथी है तो जानबूझकर कुछ जाने माने दक्षिणपंथी सोर्स भी पढ़ें। और अगर आपकी सोच दक्षिणपंथी है तो कुछ जाने माने वामपंथी सोर्स भी पढ़ें। इसे किसी एक पक्ष का समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष जानकारी इकट्ठा करने की स्ट्रैटेजी के रूप में देखें। हाँ, ये जरूरी है। उनकी व्याख्याओं, उनके तर्कों की तुलना करें। देखें कि वो एक ही फैक्ट्स को कैसे अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। उसके बाद ही अपनी बैलेंस्ड राय बनाएं। ये मेहनत का काम है, लेकिन एक इन्फॉर्म्ड नागरिक बनने के लिए जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? हम कहाँ पहुँचते हैं? मेरे ख्याल से मुख्य चुनौती वही है जिसका सामना कभी द्रोणाचार्य ने महाभारत के युद्ध क्षेत्र में किया था। क्या हम शोरगुल के बीच सच्चाई के पूरे स्वरूप को देख और सुन पाते हैं, या आज का डिजिटल कोलाहल हमारी अपनी मानसिक कमजोरियों के साथ मिलकर जरूरी जानकारी को दबा देता है और हमें भ्रमित कर देता है? और सफलता और असफलता, एक सार्थक जीवन और एक भटके हुए जीवन के बीच का अंतर अक्सर इसी बात पर निर्भर करता है कि हम निर्णय लेने के इन 4 स्तंभों को कितनी अच्छी तरह अपनी जिंदगी में उतार पाते हैं। आइए इन 4 स्तंभों को एक बार फिर संक्षेप में याद कर लें एक्शन लेने वाले कदमों के रूप में। पहला, तटस्थता। जब तक आपके पास पर्याप्त फैक्ट्स न हो, अपनी राय बनाने से बचें। अपने पहले रिएक्शन पर तुरंत यकीन न करें। दूसरा, सूचना शस्त्रागार। एक्टिवली सभी पक्षों से अलग अलग सोर्स से जानकारी हासिल करें। कहानी का दूसरा पहलू जानने की कोशिश करें। तीसरा, मानसिक फायरवॉल। आम मानसिक गलतियों से सावधान रहें। छोटी बातों से बड़े निष्कर्ष आनुपातिकता न निकालें। 1-2 उदाहरणों से पूरे समूहों अवैध सामान्यीकरण को न आंकें और दुनिया को सिर्फ काले सफेद द्विआधारित सोच में न देखें। और चौथा, लचीलापन। नए और भरोसेमंद सबूत मिलने पर अपना मन बदलने के लिए तैयार रहें। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी अपनाएं। दांव पर बहुत कुछ लगा है। हाँ बिल्कुल। आज के दौर में सोच समझकर फैसला लेने की ये स्किल ही मैनिपुलेशन और दुष्प्रचार के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा डिफेंस है। उन 3.2 अरब व्हाट्सएप यूजर्स को फिर से याद करें। प्राचीन पंचतंत्र ने हमें उन 4 अजनबियों के बारे में चेतावनी दी थी जो हमारे बछड़े को बकरी बताकर हमें लूट सकते हैं। आज हमारे चारों ओर पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई हैं, जिनका काम ही यही है हमें यकीन दिलाना कि हमारा बछड़ा एक बकरी है, हमारा सच झूठ है और हमारे अपने हित असल में किसी और के एजेंडे में छुपे हैं। सवाल अब ये नहीं है कि क्या हमें मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ेगा। हम सब रोजाना इसका सामना कर रहे हैं। असली सवाल ये है, क्या हम इसे पहचानने और इसे नकारने के लिए अपनी कॉग्निटिव इम्यूनिटी, अपनी संज्ञानात्मक प्रतिरक्षा विकसित करेंगे? क्या हम ऐसे फैसले लेना सीखेंगे जो वाकई हमारे और हमारे समाज के लिए फायदेमंद हों? और अंत में एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, ये देखते हुए कि विज्ञान कहता है कि सही की गई गलत सूचना का भी हमारी सोच पर एक निरंतर प्रभाव बना रहता है, और साथ ही हमारी भावनाएं जो अच्छे फैसलों के लिए जरूरी हैं, उन्हें भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आसानी से भड़का या मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हम इस रोजमर्रा के तनाव को कैसे संभालें? हम अपनी सोच को बाहरी हेरफेर के स्थायी प्रभावों से बचाने
और अपनी जरूरी भावनाओं को सही दिशा देने के बीच का संतुलन कैसे साधें।